नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणारा इन्स्पेक्टर झेंडे चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी यातील कलाकार मनोज वाजपेयी, चिन्मय मांडलेकर, भाऊ कदम या कलाकारांची मुंबई येथील नेटफ्लिक्सच्या स्टुडिओमध्ये दैनिक आनंद नगरीचे जिल्हा प्रतिनिधी तथा व्हॉइस ऑफ मीडियाचे जिल्हाध्यक्ष राजेश भालेराव यांनी घेतलेली एक विशेष मुलाखत। चार्ल्स शुभराज पर ये पिक्चर नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इंस्पेक्टर झेंडे पर है। इंस्पेक्टर झेंडे पर है, लेकिन कहानी इस पर आधारित है। जहाँ तक मैंने ट्रेलर देखा है उस पर आधारित है ऐसा मुझे लगा। तो इसके पहले भी चार्ल्स शुभराज पे कई पिक्चर आ चुकी है, 2021 में आ चुकी है। इसके बाद उस पर कुछ किताबें भी आ चुकी है। तो अभी 5 दशक के बाद फिर से आपको वही दोबारा मैं आपका सवाल का वही जवाब दूंगा। ये फिल्म सिर्फ इंस्पेक्टर झेंडे पर है। बात ये है कि आज तक जो भी फिल्में या जो भी किताबें जैसे आपने कहा ये क्रिमिनल पर लिखी गई है। मैं क्रिमिनल पर फिल्म नहीं बना रहा, मैं उस पुलिस ऑफिसर पर फिल्म बना रहा हूँ जिसने क्रिमिनल को पकड़ा है। तो मेरी फिल्म जो है वो केवल इंस्पेक्टर झेंडे, उनका ये मिशन, उनके साथी, उनका घर परिवार, इसके बारे में ये फिल्म। और इसीलिए हमारी फिल्म में चार्ल्स शुभराज नाम का कोई कैरेक्टर नहीं है, इसमें काल भोजराज नाम का एक कैरेक्टर है। बट द फोकस इज ऑन इंस्पेक्टर झेंडे, इट इज नॉट ऑन एनीबॉडी एल्स। तो इसमें क्या अलग बताना चाहते हैं, ये पूछना चाहते हो कि इसके पहले भी बहुत सारी आ चुकी है इसी विषय को लेकर, ऐसा नहीं आई। मैं वही तो कह रहा हूँ, आज तक किसी को ये पता नहीं था कि इंस्पेक्टर झेंडे ने उसको 2 बार पकड़ा है। मतलब क्राइम करने वाले ने खून कैसे किए, उसने कैसे लोगों को मारा, कैसे लोगों को फंसाया, कैसे उनको चीट किया, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, तो ये बहुत दिखाया भी जा चुका है। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर ने क्या कैसे जुगत लगा के उसे पकड़ा, उसने अपने जो उनके पास रिसोर्सेस थे नहीं, उसके बावजूद कैसे जाके एक क्रिमिनल को पकड़ा, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ना के बराबर लोग जानते हैं। मतलब जिन्होंने वो पीरियड देखा हुआ है 1980s का, शायद उसमें से कुछ लोग जानते होंगे। वेरी सैडली मधुकर झेंडे सर का नाम भी बहुत कम लोग आज के जमाने में जानते हैं। सो अगेन आई एम रीआइटरेटिंग दिस, द फिल्म इज अबाउट द इंस्पेक्टर, नॉट अबाउट द क्रिमिनल। तो 5 दशक पहले की जो कंडीशन माहौल था, वो अभी फिर से स्टैंड क्रिएट करने के लिए क्या क्या दिक्कतें आई? वो तो अब है, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। मतलब जैसे हमारी टेक्नोलॉजी नहीं थी उसी टाइम। नहीं, वो तो था ही नहीं। मतलब ना मोबाइल फोन थे ना कैमरा था, लेकिन हमें वो पीरियड रिक्रिएट करने के लिए बहुत थोड़ा कोशिश करनी पड़ी। और उसमें हमारे जो प्रोडक्शन डिजाइनर है राजेश चौधरी और हमारे जो डीओपी है विशाल सिन्हा, इनका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि अभी आप मुंबई में कहीं भी जाइए तो मुंबई का पूरी ज्योग्राफी बदल चुकी है, बिकॉज ऑफ मेट्रो, बिकॉज ऑफ सो मेनी कंस्ट्रक्शन वर्क्स। सो 1980s की मुंबई क्रिएट करना ये बहुत मुश्किल काम है आज की डेट में, खासतौर पे एक्सटीरियर। लेकिन आज भी कुछ जगहें ऐसी बची हैं जहाँ पे वो पीरियड अभी भी है, तो वो जगहें ढूंढ के वहां जाके शूट करना, वहां की परमिशन निकालना भी थोड़ा मुश्किल बात है। उसी तरह से 1980s का जो गोवा है वो भी आज के गोवा से डिफरेंट है। सो वो थोड़ा मुश्किल काम था, लेकिन अब वही चैलेंज है उस फिल्म का। उसमें काफी समय उसमें ही गया होगा आपका। हमने मतलब बहुत सारी रेकी, बहुत जगह पे, मतलब आप अगर जैसे रोड पे भी शूट कर रहे हैं तो आप 1980s की फिल्म शूट कर रहे हैं तो अब उस समय की गाड़ी आप लेके आएंगे। लेकिन जब आप शूट करते हैं तो रोड, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो मुंबई में 90% रोड कंक्रीट के हो चुके हैं, डांबर का रोड भी नहीं मिलता शूट करने के लिए। मुझे याद है हम लोग एक सीक्वेंस के लिए रोड ढूंढ रहे थे, वो ढूंढते ढूंढते हम पनवेल तक पहुंच गए, कहीं पे भी हमको एक डांबर का टार रोड नहीं मिला, क्योंकि हर जगह पे कंक्रीट के रोड्स। या तो अगर आप कार में से शॉट ले रहे हैं तो पीछे जो गाड़ियां दिखती है आपको, जो गाड़ियां पार्क्ड है या जो गाड़ियां एडवांस थी, हमारे एक हरीश दुधाड़े सर के साथ एक सीक्वेंस हमने किया जब ये लोग वो बाइक पे है और हम ढूंढ रहे हैं, वो हमने गोवा में शूट किया था। गोवा में भी हमें बहुत मुश्किल आई, क्योंकि जहां से भी हम शूट करते थे कोई पीछे से कार पास होती थी, कोई मॉडर्न गाड़ी पार्क दिखती थी कहीं पे। तो फाइनली, लेकिन एनीवे वो स्ट्रगल्स हैं। डांबर रोड बनाना तो नहीं पड़ा नहीं बस उतना ही छोड़ दिया आपने, बाकी सब कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मनोज सर से। जी,
आपने अभी तक तो सत्या, गैंग्स ऑफ वासेपुर और कई ऐसे निगेटिव रोल्स किए हैं, और उसके बाद आपने शूल स्पेशल 26 ट्रैफिक जैसे फिल्मों में पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार इसके पहले निभाए हैं। तो ये सारे जो रोल्स थे वो थोड़े सीरियस किस्म के थे, और आपका जहाँ तक मुझे दिखाई देता है आपका नेचर भी सीरियस किस्म दिखता है। आप हंसते भी तो ऐसा लगता है बहुत सीरियसली हंस रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है लोगों को ये बेचारे तंग आ जाते थे ये मुझसे बहुत छोटे लेकिन तंग आ जाते थे कि यार ये मतलब क्या है। तो बोलने का मतलब है कि ये जो मैंने ट्रेलर देखा था उसमें ये जो रोल है आपका इंस्पेक्टर झंडे का वो थोड़ा कॉमिक टाइप लग रहा है। तो ये कॉमिक एक्चुअली इंस्पेक्टर झंडे कॉमिक थे या उसमें बनाए नहीं, मतलब इंस्पेक्टर मतलब परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि आपको हंसाने की कोई कोशिश नहीं है। ओके, लेकिन ह्यूमर जो है वो इस फिल्म में वो सारे जो सिचुएशन है उससे निकलता है। ओके, जैसे हमारी जिंदगी में हम लोग बहुत सीरियसली, आप भी अपने परिवार में जाते होंगे, अपने दोस्तों से पड़ोस में सबसे बातचीत करते होंगे, तो आपको नहीं पता है कि कहाँ कहाँ पे ह्यूमर है, क्योंकि आप उसको जी रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सामने से देख रहा है वो उसको बहुत ह्यूमर लगेगा उसमें, है ना। तो उस तरीके से जैसे परिवार के जो सीन है, या फिर हमारे जो भाऊ कदम और 2-3 और लोग हैं जो मेरी टीम में हैं, उनके साथ जो सीन है और जिस तरीके से वो होते हैं वो रियल में होते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो होते हैं उससे जो है हंसी आती है। तो ये झंडे सर का भी जो किरदार है वो ऐसा कोई इंटेंस, ऐसा कोई एंग्री आदमी नहीं है, वो बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी है। और उन लोगों के वो इंस्पेक्टर आदमी है, वो उनको अपना पुलिस चौकी चलाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। वहाँ पे जो है टेलीफोन भी नहीं बजता है, वहाँ पे लाइन चली जाती है। तो ऐसे लोग हैं और इन लोगों के हाथ में एक बहुत बड़ा काम दे दिया गया है कि इतने बड़े इंटरनेशनल क्रिमिनल को पकड़ने। तो ये लोग कितनी शिद्दत से कर रहे हैं, उसकी कहानी है जो अभी आप पूछ रहे थे। तो वो शिद्दत से करने के बावजूद इनके पास में इतनी कमी है हर चीज की, पैसे की कमी है। मोबाइल तो होते नहीं थे उस समय, इंफॉर्मेशन कैसे निकाली जाए, कैसे जो है पता करें कि वो कहाँ पे जाता है, क्या करता है। जो खाना खा रहे हैं ये लोग बड़े बड़े होटलों में जा करके, वहां पे भी पैसा, वहां का भी बिल चुकाने के लिए पैसा नहीं है इनके पास में। तो ये कई सारी प्रॉब्लम जो रियल प्रॉब्लम होती है, ये लोग तो फंसे हुए हैं, लेकिन जिस आदमी जो देख रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा, उसके लिए कॉमेडी है ये जब डील करता है उससे। तो ये फिल्म इंटेंस फिल्म नहीं है, थ्रिलर है ये, लेकिन कॉमेडी है, क्योंकि ह्यूमर बहुत ज्यादा उसमें से आता है, लेकिन बिना ह्यूमर निकालने की कोशिश किए बिना, वो इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। और यहीं पे जो पुलिस वाले का किरदार है मेरा, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है शूल के किरदार से। मैं कहूँगा 180 डिग्री डिफरेंट है। तो ये जो रियल कैरेक्टर है, वो तो जो लेखक ने लिखी द्वारा कैरेक्टर है, ये जो रियल कैरेक्टर है इंस्पेक्टर झंडे, तो आपको प्रैक्टिकली क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी? उनको कुछ स्टडी करना पड़ा, उनका नेचर, उनका इन्होंने मना कर दिया था कि आप मिलो मत, क्योंकि वो 88 ईयर्स के हो चुके हैं, उनको स्टडी अभी करोगे तो मतलब ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि हम तो उस समय की बात कर रहे हैं जब वो 50 साल के थे, 49 के आसपास थे। तो अभी स्टडी करके कुछ होगा नहीं। तो हम जो सोच सकते थे डायरेक्टर के साथ बैठ करके कि एक किरदार को कैसे घर में किस तरह का होगा, ड्यूटी पे किस तरह का होगा, जब वो चेज कर रहे हैं तो किस तरह का होगा। तो इमेजिनेशन, हाँ, इमेजिनेशन पे। लेकिन जब आप इमेजिनेशन पे काम करते हो और जब उस आदमी का जो रियल आदमी है उससे ये मिल चुके थे, तो ये जानते थे कि उस आदमी का कोर क्या है, उस आदमी का एसेंस क्या है। वो आदमी अगर आप झंडे साहब से बात करोगे तो ऐसे नहीं लगते कि कभी कि वो बहुत गुस्से वाले आदमी हैं, ऐसे नहीं लगते। वो जिद्दी आदमी अभी भी लगते हैं, बातचीत करने वाले आदमी हैं, बहुत बात करते हैं वो, और अपनी जिंदगी खुद जीते हैं। पुणे में अभी भी 10 किलोमीटर चलते हैं वो, और कहीं भी जाना होता तो ज्यादातर वो पैदल चल के जाते हैं। तो फेस टू फेस इंटरेक्ट हुआ झंडे? हम जब शूटिंग पे आए, शूटिंग पे हमारी 2 बार आए थे। शूटिंग पे बहुत सारी बातचीत हुई।
और फिर हम खाना भी खाया उनके साथ सब कुछ। फिर प्रमोशन के लिए नेटफ्लिक्स ने हमको एक बार उनके साथ शूट कराया, तो उन्होंने नेटफ्लिक्स को भी मना कर देते कि कोई सवाल की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद कर लेंगे। तो ये तो पुलिस में हाँ, कॉन्फिडेंट आदमी है। उनको ये ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज भी रिटायर नहीं हुए ना, नहीं, वो आज भी दिमाग से नहीं रिटायर हुआ है। तो इस तरह के बड़े सिंसियर, बहुत कॉन्फिडेंट आदमी है, जिसको रखने की हमने कोशिश की है इसमें। सर कहने के मैं चिन्मय सर की तरफ से बोलता हूँ, अभी तक आपने जो भी मूवीज प्ले जो भी किए तो इन मराठी लैंग्वेज फर्स्ट टाइम आई थिंक वो उनको अपना पुलिस चौकी चलाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है। वहाँ पे जो है टेलीफोन भी नहीं बजता है वहाँ पे लाइन चली जाती है। तो ऐसे लोग हैं और इन लोगों के हाथ में एक बहुत बड़ा काम दे दिया गया है कि इतने बड़े इंटरनेशनल क्रिमिनल को पकड़ने। तो ये लोग कितनी शिद्दत से कर रहे हैं, उसकी कहानी है जो अभी आप पूछ रहे थे। तो वो शिद्दत से करने के बावजूद इनके पास में इतनी कमी है हर चीज की। पैसे की कमी है, मोबाइल तो होते नहीं थे उस समय, इंफॉर्मेशन कैसे निकाली जाए, कैसे जो है पता करें कि वो कहाँ पे जाता है, क्या करता है। जो खाना खा रहे हैं ये लोग बड़े बड़े होटलों में जा करके, वहां पे भी पैसा, वहां का भी बिल चुकाने के लिए पैसा नहीं है इनके पास में। तो ये कई सारी प्रॉब्लम जो रियल प्रॉब्लम होती है, ये लोग तो फंसे हुए हैं, लेकिन जिस आदमी जो देख रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा, उसके लिए कॉमेडी है ये जब डील करता है उससे। तो ये फिल्म इंटेंस फिल्म नहीं है, थ्रिलर है ये, लेकिन कॉमेडी है, क्योंकि ह्यूमर बहुत ज्यादा उसमें से आता है, लेकिन बिना ह्यूमर निकालने की कोशिश किए बिना, वो इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है। और यहीं पे जो पुलिस वाले का किरदार है मेरा, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है शूल के किरदार से। मैं कहूँगा 180 डिग्री डिफरेंट है। तो ये जो रियल कैरेक्टर है, वो तो जो लेखक ने लिखी द्वारा कैरेक्टर है, ये जो रियल कैरेक्टर है इंस्पेक्टर झेंडे, तो आपको प्रैक्टिकली क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी? उनको कुछ स्टडी करना पड़ा, उनका नेचर, इन्होंने मना कर दिया था कि आप मिलो मत, क्योंकि वो 88 ईयर्स के हो चुके हैं। उनको स्टडी अभी करोगे तो मतलब ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि हम तो उस समय की बात कर रहे हैं जब वो 50 साल के थे, 49 के आसपास थे। तो अभी स्टडी करके कुछ होगा नहीं। तो हम जो सोच सकते थे डायरेक्टर के साथ बैठ करके कि एक किरदार को कैसे घर में किस तरह का होगा, ड्यूटी पे किस तरह का होगा, जब वो चेज कर रहे हैं तो किस तरह का होगा। तो इमेजिनेशन, हाँ, इमेजिनेशन पे। लेकिन जब आप इमेजिनेशन पे काम करते हो और जब उस आदमी का जो रियल आदमी है उससे ये मिल चुके थे, तो ये जानते थे कि उस आदमी का कोर क्या है, उस आदमी का एसेंस क्या है। वो आदमी, अगर आप झंडे साहब से बात करोगे तो ऐसे नहीं लगते कि कभी कि वो बहुत गुस्से वाले आदमी हैं, ऐसे नहीं लगते। वो जिद्दी आदमी अभी भी लगते हैं, बातचीत करने वाले आदमी हैं, बहुत बात करते हैं वो, और अपनी जिंदगी खुद जीते हैं। पुणे में अभी भी 10 किलोमीटर चलते हैं वो, और कहीं भी जाना होता है तो ज्यादातर वो पैदल चल के जाते हैं। तो फेस टू फेस इंटरेक्ट हुआ झंडे से? हम जब शूटिंग पे आए, शूटिंग पे हमारी 2 बार आए थे। शूटिंग पे बहुत सारी बातचीत हुई, और फिर हम खाना भी खाया उनके साथ सब कुछ। फिर प्रमोशन के लिए नेटफ्लिक्स ने हमको एक बार उनके साथ शूट कराया, तो उन्होंने नेटफ्लिक्स को भी मना कर देते कि कोई सवाल की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद कर लेंगे। तो ये तो पुलिस में, हाँ, कॉन्फिडेंट आदमी है। उनको ये ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज भी रिटायर नहीं हुए ना, नहीं, वो आज भी दिमाग से नहीं रिटायर हुआ है। तो इस तरह के बड़े सिंसियर, बहुत कॉन्फिडेंट आदमी है, जिसको रखने की हमने कोशिश की है इसमें। सर कहने के मैं चिन्मय सर की तरफ से बोलता हूँ, अभी तक आपने जो भी मूवीज प्ले जो भी किए तो इन मराठी लैंग्वेज फर्स्ट टाइम आई थिंक आप हिंदी में आ चुके हैं, तो क्या फर्क लगता है मराठी और हिंदी का? कुछ हिंदी फिल्म एज एन एक्टर काफी की है। डायरेक्शन तो ये मेरा पहला ही है, मतलब मैंने आज तक कभी मराठी फिल्म में डायरेक्ट नहीं की। देखिए, हिंदी और मराठी में फर्क पैसे का है, बजट या स्केल का फर्क है।
मतलब हाँ, जो कि पैसे से आता है तो जैसे हिंदी फिल्म और इंग्लिश फिल्मों का फर्क होता है, वही है। वैसे ना तो टैलेंट की कमी है, ना तो मतलब हमारे मैं तो ये कहूँगा कि मराठी में एक्टर्स जो हैं, जो हमारे सारे मराठी एक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। मैं तो उल्टा कहता हूँ कि उनके साथ जस्टिस शायद मराठी में नहीं हो पाता उतना, क्योंकि उतनी फिल्में हमारे यहाँ भी बनती नहीं उस तरह से। लेकिन भाऊ जैसे एक्टर है या हरीश जैसा एक्टर है, गिरिजा है, गिरिजा ओक, या फिर सचिन सर है, सचिन खेड़ेकर सर, ये सारे बहुत ज्यादा टैलेंटेड एक्टर्स हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब मेरी फिल्म में ये है, ये मेरा दिस इज माय लक, यू नो, दैट दे अग्रीड टू डू माय फिल्म। आई एम अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, और इन सब ने बहुत ज्यादा काम कर रखा है ऑलरेडी, एंड दैट इंक्लूड्स मनोज सर हिमसेल्फ। सो मेरे लिए वो फर्क उतना ही था कि ये कहानी जब मैं हिंदी में कहता हूँ, या ये कहानी जब मैं नेटफ्लिक्स जैसे किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर कहता हूँ, तो ये ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। हमारा जो एक मधुकर झेंडे एक मराठी कॉप थे वो, उनकी कहानी सिर्फ भारत में ही नहीं, क्योंकि नेटफ्लिक्स दुनिया के लगभग 100 देशों में देखा जाता है, तो वहां भी पहुंचेगी, यही एक इंटेंशन था इसकी। भाऊ कदम जो रोल प्ले कर रहे हैं मूवी में जी, तो एक्चुअली वो भी रियल कैरेक्टर है या सिर्फ कॉमेडी के लिए इंक्लूड किया गया है? नहीं, कॉमेडी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है इस फिल्म में। इट इज बेस्ड ऑन, मतलब उनकी जो टीम मेंबर्स हैं, सो उसमें हमने थोड़ी सी लिबर्टी लेके कुछ लोग मतलब कुछ रियल लोग हैं, कुछ हम लोगों ने एक काइंड ऑफ इमेजिनरी कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं उसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाऊ का कैरेक्टर जो है वो कॉमेडी के लिए है। इस फिल्म का जो सबसे सीरियस सीन है वो भी इन्हीं का है। So, you know, तो हम रोज देखते हैं। So, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और मेरा मतलब मेरा यही कहना है कि when you see भाऊ कदम, भाऊ कॉमेडी में तो वो मतलब बहुत ही कमाल है, लेकिन उसके परे भी भाऊ कदम एज एन एक्टर बहुत बड़े हैं, तो वो शायद उसकी एक झलक इस फिल्म में मिल जाए आपको देखने। भाऊ कदम की बात करें तो आपण भाऊ कदम से बात करेंगे। मराठीत बोलत चालेल तुम्हाला? हो, जनरली मराठीमध्ये आपण बोलताना आपण जेव्हा कॉमेडी करतो तर आपल्याला मराठी भाषेचा त्याच्यामध्ये फायदा होतो, म्हणजे आपली मराठी भाषा ही द्विअर्थी असं म्हणतात, त्याचा बराचसा फायदा आपल्याला कॉमेडी करताना किंवा पंच करताना होतो. पण हिंदीत जनरली तसं होत नाही. हिंदी भाषा ही पर्टिक्युलर, त्यात आपली मराठी भाषेतली मराठी माणसाची हिंदी म्हणजे 4 हिंदीच्या शब्दामध्ये एक मराठी येतो, शब्द येतोच आपल्या तोंडी. अशा वेळी तुम्हाला या हिंदीमध्ये काम करताना काय अडचण आली, त्यात कॉमेडी करताना काय अडचण आली? मेन म्हणजे काय झालं की स्क्रिप्ट जी लिहिली ती चिन्मय सरांनी लिहिली, आणि त्यामुळे ते मराठी असल्यामुळे त्यांना तो पंच त्या पद्धतीनेच माझ्या तोंडी दिला की जो लोकांना पटकन आवडेल, कळेल, आणि ते तसे पंचेस आहेत ते, त्यामुळे ते इझी गेले. पण हिंदीमध्ये असतं एकदम, तर मला ते खूप म्हणजे समजून डायरेक्टरने सांगितलं असतं तरच करता आलं असतं, अदरवाईज मी कन्फ्यूज असतो की हे कसं घेऊ. मराठीत तर इझिली, हिंदी जास्त केलं नसल्यामुळे मला मराठीत जेवढं खेळू शकतो मी तेवढं हिंदीत नाही खेळू शकत. तर ते माझं इथं वर्णन गेलं होतं त्यांच्यामुळे. त्यांनी लिहिलंच तसं होतं, तेच मी बोललो, असं काही वेगळं काहीच बोललेलं नाही. त्यामुळे सगळे ते पंचेस सगळे वर्क झाले. ते आत्ताच मला त्यांनी सांगितलं की सगळे वाचतायत पंच, त्यामुळे. आणि मनोज सर होतेच सोबत, त्यामुळे तिथे आम्ही रिहर्सल करून मग त्याच्यात सर हे करू शकतो का, असं करू शकतो का, असं करूनच ते झालं. आणि भाऊंची खासियत काय, नॉर्मली आपल्याकडे बरेच शाब्दिक कोट्या अनेक लोक करतात, आणि तुम्ही म्हणालात ते बरोबर आहे, या बाबतीत मराठी भाषा खूप फ्लेक्झिबल. पण भाऊ त्यांच्या पॉज मधनं पण पंच काढतात, म्हणजे तिथे त्यांना भाषेची पण गरज नाही. अतिशय भाऊकडे बघितलं की असायला म्हणजे ते कधी कधी न बोलता पण पंच काढतात. तुम्ही फिल्म बघितल्यावर तुम्हाला कळेल की असेही सीन्स आहेत जिथे ते जवळजवळ बोलत नाहीयेत, पण तरी सुद्धा तिथे त्यांच्या रिॲक्शन वरनं फक्त तुम्हाला असायला ते बघितलं. ऋषी कपूरचं त्यांनी जो बोललाय त्याच्यानंतर त्यांचं काही ती खासियत आहे, ती खासियत आहे. पण भाऊ तरी हिंदीमध्ये उच्चारण करताना हे करताना जनरली आता मी असं ऐकलं की लता मंगेशकरांनी जेव्हा गाणं गायलं हिंदीमध्ये, तर त्यांना उर्दूचं जे प्रोनाऊन्स ते येत नव्हतं, म्हणून त्यांना त्याचा शब्द शिकावा लागले, उर्दू शिकावं लागले. तसं तुम्हाला हिंदीत शिकावं लागलं का?
नहीं प्रॉपरली की तैयारी करो लागली. नहीं, अच्छी हिंदी है नहीं, मुझे बहुत डर लगता है वैसे हिंदी. हाँ, क्योंकि वो एक सीरियल था मैंने किया था उस वक्त, तो विशाखा मेरे को लेके गई, वो जो हमारी आर्टिस्ट थी वो, मतलब वो करेगा कॉमेडी बहुत अच्छा करता है. तिकडे गेल्यावर ते वेगळा असा शब्द आला जो मुझे मीनिंग ही नहीं मालूम और मैं पूछी किससे और वो उसके आगे गाड़ी जा ही नहीं रही. अरे बाप रे, इतना शर्मा गया मैं बोला फिर से नहीं करूँगा मैं. एक्चुअली वो पंजाबी कुछ वर्ड था. अच्छा. इसलिए मुझे पता ही नहीं चला. आजकल गूगल कर लो. हाँ, वो अभी सही है. अभी एकदम सही है. मेरे क्वेश्चन लगभग खत्म हो चुके हैं. अगर आप कुछ और कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? एवढंच की 5 तारखेला नेटफ्लिक्सवर येतोय फिल्म सिनेमा आमचा, तर तुमच्या माध्यमातून तो जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावा आणि जास्तीत जास्त लोकांनी तो पाहावा, एवढीच इच्छा. एक जो आपने बात कही थी ना शूल की, Yes. तो शूल सत्या मुंबई की फिल्म थी. Yes. हाँ? सत्या में ज्यादातर नॉर्थ के लोग थे. Yes. हाँ? इसके बाद लेकिन जब हमने शूल किया तो हमने कॉन्शियसली, अनुराग कश्यप ने सारी कास्टिंग जो की, वो सारे मराठी, सारे एक्टर्स, सारे मराठी, सारे बिहारी लोग प्ले कर रहे हैं. सयाजी शिंदे जो बिहारी प्ले कर रहे हैं, सयाजी शिंदे, नंदू माधव, गणेश यादव, बहुत सारे Yes, yes. बहुत सारे. तो हिंदी एक्टर और मराठी एक्टर, उसकी डिफरेंस नहीं होता. एक्टर जो होता है ना, वो एक्टर होता है. वो भाषा समझ लेता है, वो भाषा मेहनत से समझ लेगा, या वो इतनी मेहनत उसने थिएटर में किया है, क्योंकि थिएटर एक लैंग्वेज है अपने आप में, है ना. एक्टिंग भी वो एक अलग तरीके का क्राफ्ट है. तो वो एक्टर किसी न किसी तरीके से समझ ही लेता है कि इसको मुझे एक्सप्रेस कैसे करना है. तो जो एक्टर अगर मराठी में अच्छा है, वो एक्टर हिंदी में अच्छा होगा ही. और भाव कदम को देख करके आप लोग हैरान रह जाओगे इस फिल्म में. भाऊ कदमचा नवीन रोल बघायला भेटेल. येस. नमस्कार, आम्ही इथे आज नेटफ्लिक्सच्या ऑफिसमध्ये सगळे हजर आहोत. मनोज वाजपेयी सर, मी चिन्मय मांडलेकर आणि भाऊ कदम, व्हॉइस ऑफ मीडिया आणि आनंद नगरी न्यूजपेपर याचे जे प्रतिनिधी आहेत, आनंद भालेराव, हे आज आमची मुलाखत द्यायला इकडे आले. ही मुलाखत तुम्ही जास्तीत जास्त लोकांनी पाहावी आणि जास्तीत जास्त लोकांनी त्याला प्रतिसाद द्यावा, अशी मी आपणा सर्वांना विनंती करतो. धन्यवाद. और हमारी फिल्म इंस्पेक्टर झेंडे आ रही है नेटफ्लिक्स पर 5 सितंबर को, उसको आप जरूर देखें. इंस्पेक्टर झेंडे नेटफ्लिक्स पर की बघा.